नमस्कार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव होने जा रहा है। देश के संवैधानिक सबसे बड़ा पद, देश का मुखिया, देश का राजा, देश का सम्राट, जिन्हें अब राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, उनका चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में बड़ा तकनीकी किस्म का चुनाव है। ये सीधे जनता से चुनाव नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें सांसद और विधायक वोट करते हैं राष्ट्रपति के लिए। तो इस बार सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी तैयारियां खूब की हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, और आज ममता बनर्जी ने 16 दलों को विपक्ष के दिल्ली में इकट्ठा कर इस पर मंत्रणा की है। तो सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है और विपक्ष क्या कर रहा है राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर, इस पर हम चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, राष्ट्रपति का चुनाव बस हमारे आपके बिल्कुल करीब आ चुका है। जुलाई महीने में राष्ट्रपति पद का भारत में निर्वाचन होना है। भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में राष्ट्रपति का चुनाव दूसरी तरह से होता है, जनता के द्वारा नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। और ये चुनाव सांसद और विधायकों पर निर्भर करता है। इनके प्रति सांसद, प्रति विधायक वोटों की एक पर्टिकुलर संख्या प्रत्येक राज्य के हिसाब से निर्धारित होती है। किसी राज्य में वो संख्या एक विधायक पर 200 हो सकती है और किसी राज्य में एक विधायक पर वो संख्या 300 भी हो सकती है। ये निर्भर करता है, ये तकनीकी पहलू है। इस तकनीकी पहलू पर न जाकर इस पर समझने की जरूरत है कि इस बार भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा। क्या वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दूसरी बार मौका मिलेगा? वैसे भारत के इतिहास में दूसरी बार मौका पाने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनके अलावा किसी को मौका नहीं मिला कि वो दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते। तो जाहिर सी बात है कि कोविंद जी को रिटायर होना पड़ेगा। तो अब भारत का राष्ट्रपति अगला कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी जो प्रचंड बहुमत में है, उन्हें ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जिस प्रकार का काम रामनाथ कोविंद ने किया। बीजेपी के पास विकल्प क्या है? अभी 24 में चुनाव है। ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये सब मसले भी बहुत ज़्यादा हैं। और पूरा का पूरा साउथ अभी बीजेपी उसको फतह नहीं कर पाई है। साउथ इंडिया बीजेपी को आज भी दर्द देता है। तो क्या अगला राष्ट्रपति साउथ से होगा? क्या अगला राष्ट्रपति कोई महिला होगी? क्या अगला राष्ट्रपति कोई शेड्यूल्ड कास्ट होगा? अगला राष्ट्रपति कोई शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर ओबीसी? क्या महिला होगी राष्ट्रपति अगली? गौर करिएगा। तो बीजेपी हमेशा चौंकाने वाला नाम देती है। अब जैसे रामनाथ कोविंद जी को देख लीजिए, 2014 में उनको जालौन से बीजेपी ने लोकसभा का टिकट नहीं दिया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वक्त बदला। समय देखिए क्या हो, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। समय किसे कहते हैं? समय से बलवान कोई नहीं है। समय बदला और 2017 में वही रामनाथ कोविंद, जिनको 2014 में टिकट नहीं मिला था लोकसभा का जालौन से, उनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। यह है वक्त, और वक्त से शक्तिशाली कोई नहीं है। रामनाथ कोविंद का वक्त था और राष्ट्रपति बन गए। अब अगला वक्त किसका है, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी के पास 50% से कम वोट हैं, जो एनडीए घटक है बीजेपी का। पूरे देश भर में अगर आप देखें तो इनके पास 50% से कम का मार्जिन है। यानी अपोजिशन अगर इकट्ठा होकर एक बाड़े में आ गया तो एनडीए के राष्ट्रपति कैंडिडेट को वो हरा सकता है, डिफीट दे सकता है। लेकिन अगर इनमें से कुछ अपोजिशन के दल एनडीए की तरफ वोटिंग में चले गए तो फिर एनडीए जीत जाएगी आराम से। लेकिन बीजेपी हो, ये एनडीए या यूपीए, ये कलह नहीं चाहते, सुलह चाहते हैं। इसलिए राजनाथ सिंह जैसे समझदारी वाले नेताओं को, जिनके विपक्ष में भी सम्मान है, और जेपी नड्डा, इनकी ड्यूटी लगाई गई है कि अपोजिशन के लीडर से बात करें। तो इन्होंने कंसल्टेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। वहीं ममता बनर्जी ने आज 16 दलों को एक मंच के नीचे इकट्ठा किया। ये कम बड़ी बात नहीं, ये बड़ी बात है। एक क्षेत्रीय नेता जिसकी सिर्फ एक राज्य में सरकार हो, उस नेता ने 16 दलों को अपने बैनर तले, अपने मंच के तले दिल्ली में दम ठोक के इकट्ठा कर लिया। बहुत बड़ी बात है। जो काम बड़े दिग्गज अपोजिशन के लीडर नहीं कर पाए, ममता बनर्जी ने अकेले करके दिखा दिया। और एक दो नहीं, 16 बड़े दल जिनके पास तकरीबन 40% वोट हैं, उन सबको इकट्ठा कर लिया।
और अगर ये प्रक्रिया आगे बढ़ी और अगर ममता बनर्जी का अभियान सफल रहा तो जो आज नहीं आए थे उनकी मीटिंग में वो भी आएंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजू जनता दल हो, और चाहे वो अकाली दल हो, या फिर अन्य पार्टियां, या फिर वाईआरएस पार्टी, जगन रेड्डी की पार्टी। और इसमें एक महत्वपूर्ण कारक ये है कि इन दिनों नॉर्थ इंडिया और पूरे देश को फतह करने का जज्बा पाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, वो भी नहीं आए। हालांकि वो गैर भाजपा मोर्चा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो आज की मीटिंग में क्यों नहीं आए, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि उन्होंने ही तो सबसे पहले बीजेपी के विरोध का झंडा उठाया था। लेकिन आज जब सारे विपक्षी दल एक हुए तो केसीआर साहब वहाँ पर नहीं दिखे, जगन रेड्डी भी नहीं दिखे। देखिए, साउथ वालों की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग होती है और इधर वालों की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग। वो परमुटेशन कम्बिनेशन बनाकर राजनीति करता है साउथ वाला, और इधर वाला इमोशनल होकर पॉलिटिक्स करता है, इसलिए उधर वाला ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, इधर वाला कई बार मुंह के बल गिरता है। लेकिन शरद पवार, जो इनको आज मीटिंग में भी बुलाया गया था, उन्होंने मीटिंग खत्म होते एक ट्वीट किया और ममता बनर्जी के अभियान की थोड़ी हवा निकाली। पवार ने शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे राष्ट्रपति पद के लिए कंसीडर किया एक उम्मीदवार के तौर पे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया विपक्ष का प्रत्याशी बनने से, विनम्रता के साथ मना कर दिया, उन्होंने ना कह दिया। तो अब विपक्ष के सामने मुश्किल ये है कि इकट्ठे तो हो गए हो, योद्धा नहीं मिल रहा, सेनापति नहीं मिल रहा, कि आपकी सेना का नेतृत्व कौन करेगा। अब उसकी तलाश शायद अगले चरण में होगी। लेकिन बीजेपी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले, खोलना पड़ेगा जल्दी ही, क्योंकि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है और इसमें आप बहुत दिनों तक चीज़ों को ढका छिपा कर नहीं रख सकते हैं। अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में बड़ा अपोजिशन का दल है, वो भी आज ममता बनर्जी के साथ सम्मिलित हुए। मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट सुने। आज की परिचर्चा बहुत गंभीर और बेहद दिलचस्प है। देखिए, आज का मीटिंग में महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम लोगों ने हर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे सेंड देयर रिप्रेजेंटेशन, और बहुत सारे सीनियर लोगों ने भी आए थे। आप पहले कभी नहीं देखा अखिलेश और मुफ्ती जी, ऑल दे केम दिस मीटिंग। ममता बनर्जी ने ली, सीनियर नेता है पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी और सीनियर नेता शरद पवार जी बैठक में शामिल हैं। हमने बातचीत अपना पक्ष रखा है और विस्तृत हमें बातचीत अपने पार्टियों में करनी पड़ेगी और सहमति बनेगी। सबने आग्रह शरद पवार जी से किया है और दोबारा बैठेंगे, बातचीत करेंगे। बैठक में भी शरद पवार जी को फिर आग्रह किया गया है। हाँ, अगर बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की चीफ को दिल्ली को काउंटर करना है तो उन्हें अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे उद्धव ठाकरे को मनाना पड़ेगा, स्टालिन को मनाना पड़ेगा, जगन रेड्डी को अपने पाले में लाना पड़ेगा, केसीआर अलग ही हवा बहा रहे हैं, उनको लाना पड़ेगा, नवीन पटनायक को साथ लाना पड़ेगा, हेमंत सोरेन को भी साथ लाना पड़ेगा। मसले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 16 दलों को तो इकट्ठा करके मैडम ने अपनी ताकत दिखा दी। आज बीजेपी, अब हलचल मच गई है बीजेपी में, तो आज पहले राउंड का कंसल्टेशन राजनाथ सिंह ने शुरू किया। अखिलेश यादव को उन्होंने फ़ोन किया था, 2 और विपक्ष के नेताओं को उन्होंने फ़ोन किया था। आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। आज की परिचर्चा में मेरे साथ एसएन सिंह बीजेपी से हैं, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर एएमआईएम के प्रवक्ता हैं, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं, प्रीतपाल सिंह सलूजा आम आदमी पार्टी से, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से, और केपी मलिक बहुत ही जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे